Hello friends, what's good you all? Welcome back to CA Foundation Law session, and as you all know, we have started unit number 2 of the Indian Partnership Act 1932, and today we are continuing that only, that is unit number 2 from the Indian Partnership Act 1932. So quick will revise what we have seen in the last lecture. If you haven't watched the earlier series of this session or of this Indian Partnership Act, then please go and please watch those lecture first and then come to this lecture, because this lecture or any lecture is depending upon the previous lecture. So we will have a quick recap of what we have seen in the last lecture. In the last lecture we have completed section number 15, 16 and 17, I guess. Yes. तो सेक्शन नंबर 15 क्या था बोलो? यहाँ पे देखो, सेक्शन नंबर 15 का हमने चार्ट बनाया था. यस, तो ये रहा सेक्शन नंबर 15. सेक्शन नंबर 15 में हमने क्या देखा था? प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्लूसिवली द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. लेकिन अगर उनमें कुछ एग्रीमेंट हुआ है पार्टनर्स के बीच में, और उस पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के तहत अगर मान लो वो प्रॉपर्टी पार्टनर्स के पर्सनल यूज के लिए भी इस्तेमाल करना अलाउ कर दिया है, तो उस मुताबिक उसका क्या होगा बोलो? इस्तेमाल हो सकता है. लेकिन जनरल रूल ये है कि वो प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी. उसके बाद सेक्शन नंबर 16 में हमने देखा पर्सनल प्रॉफिटियरिंग ऑफ द पार्टनर. इसको इंपॉर्टेंट मार्क करने के लिए मैंने बोला था, नहीं किया है तो प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना. और इसमें दो बातें हैं, दैट वो पर्सनल प्रॉफिटिंग कमा कैसे रहा है. क्या वो फर्म के ट्रांजैक्शन से पैसे कमा रहा है या फर्म की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमा रहा है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि किसी पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप फर्म है जिनका गुड्स ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो उनके पास 4-5 ट्रक है. तो जब छुट्टी का दिन होता है, मान लो संडे को छुट्टी का दिन होता है, तो पार्टनर क्या करता है, एक ट्रक लेता है पार्टनरशिप फर्म का, और उस दिन वो ट्रक खुद चलाता है और रेंट का इनकम जो भी है वो अपने पास रख देता है. मतलब ही हैज यूज्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म फॉर अर्निंग हिज पर्सनल प्रॉफिट. तो दो प्रकार से पार्टनर पर्सनल प्रॉफिटियरिंग कर सकता है. पहला, व्हाइल डीलिंग इन द ट्रांजैक्शन, हमने वो राइस का एग्जांपल देखा था, कमीशन कमा रहा है. और या फिर हमने देखा कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म वो प्रॉफिट कमा रहा है. दोनों भी केस में जो भी प्रॉफिट उसने कमाया है उसने क्या करना है बोलो? फर्म को वापस करना है. उसमें और एक पॉइंट था, दैट बाय डूइंग अ सिमिलर बिजनेस इन द विद द कंपटीशन ऑफ द फर्म. अगर मान लो मेरी फर्म है जो राइस सेल करती है, तो उसने राइस सेल का बिजनेस नहीं करना चाहिए. किसने? जो भी पार्टनर मेरे फर्म में है उसने, क्योंकि वो मेरे फर्म के कंपटीशन में आ जाएगा. तो अगर ऐसी बात है और इन सारे तरीके से उसने पर्सनल प्रॉफिट कमाया है, तो यहाँ पे बोला है कि आपने क्या करना है, जो भी प्रॉफिट कमाया है किसने? पार्टनर ने, वो पार्टनरशिप को वापस दे देना है. अगेन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है बोलो? नोट हमने लिखा था कि अगर किसी एक्सप्रेस एग्रीमेंट से अगर पार्टनर क्या करते हैं, दूसरे पार्टनर को ऐसी वाली बात करने को अलाउ कर देते हैं, तो उस केस में जो भी पर्सनल प्रॉफिट कमाया है वो किसका रहेगा बोलो? वो रहेगा अपने पार्टनर का ही. क्लियर है? ये हो गया सेक्शन नंबर 15 एंड 16. अब देखते हैं सेक्शन नंबर 17. 17 में हमने देखा था चेंज इन द फर्म. अब 17 पढ़ने से पहले हमने सेक्शन नंबर 13 की म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज को भी हमने देखा था, क्योंकि ये उसी के रिलेटेड है. तो सेक्शन नंबर 17 में बताया था कि क्या होगा उन म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज का अगर फर्म में चेंज होगा. तो सेक्शन नंबर 17 में चेंज बोले हैं कि क्या क्या चेंज हो सकता है. तो पहला चेंज होगा क्या बोलो? एडमिशन. दूसरा चेंज होगा रिटायरमेंट. तीसरा चेंज होगा चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस. और चौथा चेंज होगा दैट इज फिक्स पीरियड का पार्टनरशिप क्या होगा बोलो? कंटिन्यू होगा इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड. तो पहला एडमिशन, दूसरा रिटायरमेंट. पहला एडमिशन, फिर रिटायरमेंट, उसके बाद चेंज इन बिजनेस, और फिर क्या बोलो? कन्वर्जन इनटू पार्टनरशिप एट विल. पहले इनकमिंग, आउटगोइंग, चेंज इन द बिजनेस एंड देन व्हाट? कन्वर्जन इनटू पार्टनरशिप एट विल. तो ये चेंज अगर होते हैं तो पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज का क्या होगा? तो यहाँ पे बोला है जितने भी राइट्स एंड ड्यूटीज आपको बोले गए हैं सेक्शन नंबर 13 में, वो सारे के सारे सेम रहेंगे. लेकिन अगर नोट यहाँ पे अगेन कि अगर मान लो पार्टनर्स एग्री करते हैं कि ये म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी चेंज होंगे, हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एग्जांपल लिया था, तो उस केस में वो चेंज भी हो सकते हैं. तो यहां तक हमारा कल का डिस्कशन था सेक्शन नंबर 15, 16 एंड 17. आज बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 18 के साथ.
सेक्शन नंबर 18 हमको बता रहा है दैट पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। यस और नो? देखो, पार्टनर टू बी द एजेंट ऑफ द फर्म, कोई भी पार्टनर हो वो पार्टनरशिप फर्म का एजेंट होता है। अब ये हमने कहां पे पढ़ा था? हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था दैट इन एनी पार्टनरशिप देयर इज अ म्यूचुअल एजेंसी। यस और नो? क्या आपको याद है? तो यूनिट नंबर 1 में हमने देखा था दैट देयर इज व्हाट? म्यूचुअल एजेंसी अमंग्स द पार्टनर। Now what do you mean by this mutual agency? Okay, can anyone tell me, or can anyone just revise in his mind or her mind that what is mutual agency? Yes, ये म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है? ठीक है ना? अब म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि मान लेते हैं ए, बी और सी तीन पार्टनर है। ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, बस मैं रिवाइज करवा रहा हूं। अगर मान लो एबीसी फर्म, ओके, उनका फर्म का नाम है एबीसी फर्म, एबीसी फर्म। अगर एबीसी फर्म के बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है, ओके, तो क्या ए, बी और सी के बिहाफ पे काम कर रहा है या फिर इंडिविजुअल नाम पे काम कर रहा है? नहीं, वो एबीसी फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा है। और एबीसी फर्म और एबीसी इंडिविजुअल तीन पार्टनर अलग नहीं होते हैं, पार्टनरशिप और पार्टनर्स अलग नहीं होते हैं। तो क्या जो एबीसी फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो क्या एबीसी फर्म का एजेंट माना जाएगा? व्हाई? बिकॉज ही इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ एबीसी फर्म। सो थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ एबीसी फर्म, या फिर आई कैन से दैट ही इज वर्किंग ऑन बीएनसी बिहाफ। यस और नो? तो क्या अभी इसको हम इस ए को क्या एजेंट बोले? जी हाँ, ये क्या हो जाएगा? एजेंट हो जाएगा। भाई, बिकॉज वॉट एवर कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड बाय ए विथ थर्ड पार्टी के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वो बना रहा है, जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है ऑन एबीसी? यस। तो ये सिमिलर ट्रांजैक्शन लग रहा है, दैट इज ऑफ अ नॉर्मल एजेंसी। तो एजेंसी के जैसा ही ये कॉन्ट्रैक्ट लगता है। एजेंसी में क्या होता है? एक होता है प्रिंसिपल, यस और नो, और एक होता है एजेंट। यस और नो? प्रिंसिपल कौन होता है? जिसने एजेंट को अपॉइंट किया रहता है। ये नॉर्मल एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो प्रिंसिपल क्या करता है? अपने बिहाफ पे एक एजेंट को अपॉइंट करता है, और वो एजेंट क्या करता है? थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर जो होता है वो एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में होता है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में। यानी कि थर्ड पार्टी की तरफ लायबिलिटी किसकी होती है? प्रिंसिपल की होती है, एजेंट की नहीं होती है। सब्जेक्ट टू एजेंट हैज नॉट एक्सीडेड हिज अथॉरिटी, मतलब जितना काम करने के लिए बोला है प्रिंसिपल ने, उतना ही उसने काम करना चाहिए, उससे ज्यादा उसने कुछ काम नहीं करना चाहिए। अगर मान लो कि एजेंट प्रिंसिपल के पावर्स के, अथॉरिटीज के दायरे में रह के काम करेगा, तो हाँ, एजेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं थर्ड पार्टी के साथ, उसके लिए प्रिंसिपल डायरेक्टली लायबल हो जाएगा थर्ड पार्टी की तरफ, एजेंट थर्ड पार्टी की तरफ लायबल नहीं होता है। सी इंटर में एजेंट कब पर्सनली लायबल होगा? बाय डूइंग द एग्रीमेंट और बाय डूइंग द एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, वो सी इंटर में सिखाया जाएगा। यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जितना भी डिस्कस हुआ है ना उतना याद रखो। तो क्या ये सिमिलर वाला नेचर यहाँ पे भी लग रहा है ए के केस में? जी हाँ, लग रहा है। तो क्या ए पर्सनली लायबल रहेगा? नहीं, ए बी सी तीनों पार्टनर मतलब एबीसी फर्म तीनों लायबल रहेंगे, या फिर फर्म लायबल रहेगी टुवर्ड्स दी थर्ड पार्टी। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है, क्या बोलो, दैट पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म। देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट में अगर किसी पॉइंट पे लिखा है कि पार्टनर ही लायबल है, तो पार्टनर लायबल है। अगर नहीं है तो ए पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट? जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मतलब कि अगर इस एक्ट में, दिस एक्ट मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1956, अगर इस एक्ट में अगर कहीं और किसी और जगह पे किसी और प्रोविजन में लिखा गया है कि पार्टनर विल बी पर्सनली लायबल फॉर डूइंग द एक्ट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, देन ही विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल, नॉट द फर्म। तो अगर वहां पे ऐसा लिखा है तो वहां पे पार्टनर को पर्सनली लायबल किया जाएगा, सारे पार्टनर्स को नहीं, या फिर फर्म को नहीं।
अगर ऐसा उधर लिखा है तो वो लायबल रहेगा, वहां पे जो लिखा रहेगा उसको फॉलो करेंगे। अदरवाइज इसको छोड़ के जनरल रूल इज दैट इफ द पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म, पार्टनर क्या है बोलो, फर्म का एजेंट ही होता है। नॉर्मल सिनेरियो में, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में पार्टनर जो काम कर रहा है पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे, उसको फर्म का एजेंट ही माना जाएगा। व्हाई? बिकॉज पार्टनर जो काम कर रहा है उसकी वजह से फर्म जो है वो हमेशा लायबल रहती है। क्लियर है? नाउ एनालिसिस में देखो क्या लिखा है, you may recall that the partnership is the relation between the partners who have agreed to share the profits. So unit number 1, agreed to share the profit and carried on by all or any of them acting for all. Okay, this definition itself suggests that any partner of the firm can be the agent of the other. यानी कि any of the मतलब कि पार्टनरशिप बिजनेस carried on by all, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, ABC तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तो तीनों लोग एक दूसरे के एजेंट है और वो फर्म के भी एजेंट है। और अगर मान लो ए जो एक्टिव पार्टनर है वो काम कर रहा है तो ए क्या है बोलो, सब लोगों का एजेंट है। ओके, सेक्शन 18 अगेन क्लैरिफाइज दैट दिस पोजीशन बाय प्रोवाइडिंग दैट द सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। ऊपर हमने वही डिस्कस किया। द पार्टनर इंडीड वर्चुअली एम्ब्रेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि ए बी सी तीन पार्टनर है ना, ए बी और सी, ठीक है ना। या फिर हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते, चलो ये वाला जो एग्जांपल है ना एबीसी वाला, इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। चलो हमने यहाँ पे देखा कि ए क्या है बोलो, एजेंट है। ओके, चलो फर्ज करते हैं अभी ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर रहा है, अब बी जो है वो थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है। अब बताएंगे इस केस में क्या ए और सी प्रिंसिपल हो गए और बी एजेंट हो गया? जी हाँ। तो ए जब वो पहले अपना काम कर रहा था तो उस केस में वो एजेंट था, मतलब जो काम कर रहा है वो एजेंट होता है। अब इस केस में ए का काम हो गया, अब बी अपना काम कर रहा है, तो क्या उस केस में बी प्रिंसिपल रहेगा और ए एजेंट प्रिंसिपल रहेगा और बी एजेंट रहेगा? जी हाँ रहेगा। मान लेते हैं ए परचेस का काम करता है, बी सेल का काम करता है। अब परचेस का काम हो गया, जब परचेसिंग चल रहा था तो ए एजेंट था, अब जब परचेस का काम हो चुका है तो उस केस में बी अभी उस परचेस गुड्स को सेल करेगा, बिकॉज ट्रेडिंग फर्म है। तो बी जब काम कर रहा है, सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है, तो उस केस में ए और सी क्या है बोलो, प्रिंसिपल है। तो पार्टनर जो होते हैं वो एट द सेम टाइम क्या होते हैं बोलो, पार्टनर जो होता है वो कई कबार प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। जब वो काम करते हैं तो एजेंट रहते हैं, जब वो किसी से काम करवा के लेते हैं तो वो प्रिंसिपल कहे जाते हैं। So far he acts for himself and in his own interest in the common concern of the partnership। मतलब वो खुद काम कर रहा है लेकिन किसके लिए? कॉमन कंसर्न के लिए, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। कुछ याद है क्या? ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ओके, he may properly be deemed to be principal and for the acts of the partner he may be properly deemed as a agent। मतलब प्रॉपर एजेंट और प्रिंसिपल दोनों भी काम किए जाते हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल डिस्टिंक्शन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ओके, कि नॉर्मल एजेंसी और पार्टनरशिप के एजेंसी में क्या फर्क होता है। ओके, अब नॉर्मल एजेंसी भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जैसे हमने प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी का एजेंट का एग्जांपल लिया था, वो एजेंसी, वो नॉर्मल एजेंसी और पार्टनरशिप की इंप्लाइड एजेंसी, बिकॉज ये इंप्लाइड एजेंसी है, किसी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं हुआ है लेकिन ये इंप्लाइड एजेंसी है। इनमें क्या डिफरेंस है? द प्रिंसिपल डिस्टिंक्शन बिटवीन हिम एंड द मियर एजेंट, यानी कि नॉर्मल पार्टनरशिप वाला एजेंट और मियर एजेंट, यानी कि नॉर्मल एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके एजेंट अपॉइंट किया है, तो इसमें क्या फर्क होता है? दैट हियर द कम्युनिटी ऑफ द इंटरेस्ट, यानी कि देखो यहां पे क्या है, ए बी और सी तीन पार्टनर है, ठीक है ना, ये एक पार्टनरशिप है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंसिपल ने थर्ड एजेंट को अपॉइंट किया है। प्रिंसिपल ने क्या अपॉइंट किया बोलो? एजेंट को। अभी दो बातें होगी, ये सुनो। अब ए जो है वो क्या कर रहा है बोलो? पार्टनरशिप फर्म के बिहार पे क्या कर रहा है? थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है। तो क्या ए को एजेंट माना जाएगा? जी हाँ, ए को एजेंट माना जाएगा। क्या ये भी एक एजेंट है? हाँ जी हाँ, ये भी एजेंट है। अब प्रिंसिपल डिफरेंस क्या है समझो। अब थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है, इससे जो भी प्रॉफिट होगा, ओके, जो भी प्रॉफिट होगा, मान लेते हैं इससे प्रॉफिट होता है उनको 120 करोड़ रुपए। कितने? 120 करोड़ रुपए। अब बताएंगे ये 120 करोड़ रुपए किसके हैं? क्या बी और सी दोनों के हैं या फिर ए बी सी तीनों के हैं? मतलब इसी बात है, वो पार्टनरशिप में पार्टनर है तो ए को मिलेगा 40, बी को मिलेगा 40, सी को मिलेगा 40 करोड़।
ये सुनो, लेकिन अगर वही मैं यहाँ पे बात करता हूं और ये एजेंट क्या करता है, थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है और उससे उसको प्रॉफिट होता है, कितना बोलो, प्रॉफिट रुपीज 120 करोड़। तो बताएंगे ये प्रॉफिट किसका है भैया, ये प्रॉफिट हो जाएगा किसका, बोलो ये प्रॉफिट किसका है, बोलो प्रिंसिपल का है। फिर एजेंट को क्या मिलेगा, एजेंट को मिल सकता है क्या, बोलो उसके ऊपर कमीशन जो भी उन्होंने डिसाइड किया हुआ 10% 20% जो भी है। और हमने ये भी देखा कि एजेंसी में कमीशन, एजेंसी में रेम्यूनरेशन की जरूरत भी नहीं होती, एजेंट फोकट भी काम कर सकता है। कुछ याद है ना, देयर इज नो नीड ऑफ कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में ये क्या था, बोलो एक्सेप्शन था। कुछ याद आया, ये सुनो। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि पार्टनरशिप में जो एजेंट होते हैं, पार्टनरशिप के पार्टनर जो एजेंट करके काम करते हैं, उनका क्या होता है, बोलो कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो उसका खुद का भी इंटरेस्ट उसमें रहता है। whereas other partners who in the whole property and the business and liabilities of partnership, whereas the agents has such no interest either, यानी कि उसको, उस एजेंट को अपने except for his commission or remuneration, except for his remuneration if any मतलब कि अगर रेम्यूनरेशन फिक्स हुआ है तो उस रेम्यूनरेशन को छोड़ के उसको किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, किसमें, बोलो उस पार्टनरशिप, उस एजेंसी में। क्लियर है, और वो भी रेम्यूनरेशन फिक्स है तो, नहीं तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है। द रूल दैट द पार्टनर द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म cannot be applied to all transactions and dealing between the partners themselves. It is applicable only to the act done by the partners for the purpose of the business of the firm. यानी कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है या फिर एक पार्टनर फर्म का एजेंट होता है, लेकिन वो किसके लिए, इट इज ओनली एप्लीकेबल to the acts done by the partners for the purpose of the business. यानी कि मान लेते हैं ABC तीन पार्टनर है, अब तीन पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी में फ्रेंड्स भी हो सकते हैं ना, तो अगर मान लो वो फ्रेंड्स है और वो एक दूसरे का कुछ काम कर रहा है, तो उस केस में वो फ्रेंडशिप अलग बात है, वो पर्सनल बात है। लेकिन वही अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म में आते हैं तो वो एजेंट कहे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ABC, ठीक है ना, ABC, ठीक है। अब ABC तीन लोग हैं, ठीक है ना। अब यहां पे मान लेते हैं कि उनका फर्म है ABC फर्म, ठीक है। अब जैसे ही कुछ काम आता है ABC फर्म का और A ने कुछ काम किया, तो क्या A एजेंट माना जाएगा? जी हाँ, माना जाएगा। लेकिन उसी वक्त ABC फ्रेंड्स भी है ना, अरे सुनो, वो फ्रेंड्स भी है ना। अगर मान लो ABC फ्रेंड्स भी है, ठीक है ना, और B ने बोला अरे ए सुन ना, तू है ना मेरे लिए ना एक पिज्जा ऑर्डर करे ना, पिज्जा ऑर्डर कर। सो ए ने क्या किया, ठीक है, उसको पता है कि उसको क्या पसंद है, तो ए ने क्या मस्त एकदम गर्मा गर्म चीज बर्स्ट पिज्जा मंगाया। चीज बर्स्ट, जैसे कि चीज जैसे बाहर निकल रहा है उस पिज्जा में से, ये सुनो, तो गर्मा गर्म और भी मस्त, बारिश का मौसम भी है, चीज बर्स्ट पिज्जा भी है, तो उसने चीज बर्स्ट पिज्जा मंगा दिया। उसके बाद चोकोलावा केक, ये सुनो, जो गरम गरम होता है एकदम स्टफ्ड चोकोलावा केक, और उसके बाद स्टफ चीज गार्लिक ब्रेड भी मंगा दिया। तो बी ने क्या बोला, एक भाई तो डोमिनोज से ये सब चीजें मंगा दे, ठीक है ना। तो ए बोला हाँ ठीक है, मंगाते हैं नो प्रॉब्लम, शाम को मिल के खाएंगे। अब एक काम के अपने झमेले में क्या कर दिया, वो भूल गया मंगाना। तो बताएंगे क्या बी ए को डांट सकता है कि मैंने तुझको अपॉइंट किया था, तू मेरा एजेंट है, हम दोनों लोग पार्टनरशिप में पार्टनर है, तू मेरा एजेंट है, मैं तेरा प्रिंसिपल और तूने मंगाना ही था और तूने मंगाया नहीं, ठीक है ना। अब तुम्हारे ऊपर मैं पेनल्टी लगाऊंगा, या फिर तुमने अच्छा सही से काम नहीं किया तो मैं तुमको पनिशमेंट दूंगा, या फिर तुमने काम करना था, यू आर बाइंडिंग टू मी, यू आर द एजेंट ऑफ माइंड। ये बोला हटा सावन की घटा, कौन है भाई तू, ठीक है ना, बस मैंने तुझको फेवर किया एज अ फ्रेंड, इसके लिए तू मुझको लायबल नहीं पकड़ सकता। लेकिन वही अगर फर्म के बारे में बात करेंगे तो एक ही जो ड्यूटी थी फर्म के बिहाफ पे काम करने के लिए, क्या बी उसको बोल सकता है कि इट इज योर ड्यूटी टू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म बिकॉज यू आर डूइंग एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म? यस। तो यहाँ पे क्या बोला है, वही एग्जाम्पल को कैरी करेंगे, that it is applicable, that is the agency is applicable only to the acts done by the partners for the purpose of the business, not in a individual capacity, not in a individual capacity. क्लियर है, पक्का? तो ये रहा क्या बोला आपका सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 क्या बताता है, that any partner is the agent of the firm। कोई भी पार्टनर क्या होता है, बोलो फर्म का एजेंट ही होता है, ओके। बट एट द सेम टाइम वो प्रिंसिपल भी हो सकता है, ठीक है ना, वो प्रिंसिपल भी हो सकता है, मतलब प्रिंसिपल भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है। जब काम करेगा तब एजेंट, जब काम नहीं करेगा तब क्या होता है, बोलो वो
एजेंट होता है, ये सुनो। उसके बाद हमने क्या देखा, दैट पार्टनरशिप के एजेंसी में और रेगुलर एजेंसी में क्या फर्क होता है। क्या फर्क होता है बच्चों, पार्टनरशिप के एजेंसी में उसका इंटरेस्ट होता है उस ट्रांजैक्शन में, नॉर्मल एजेंसी में किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं होता है। और फिर हमने देखा दैट एजेंसी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एक्ट डन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, अदरवाइज वो किसी प्रकार से क्या नहीं है बोलो, इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी और पार्टनर की तरफ लायबल नहीं होता है। ये था सेक्शन नंबर 18। चार्ट बनाएंगे, लेकिन पहले सेक्शन नंबर 19 को पढ़ते हैं, फिर 18 का भी चार्ट बनाएंगे। अब आते हैं सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 क्या कहता है, इंप्लॉयड अथॉरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको, बिकॉज आज का जो अभी से लेके अपना लेक्चर खत्म होने तक जो भी डिस्कशन होगा वो इंप्लॉयड अथॉरिटी के तरफ, इंप्लॉयड अथॉरिटी के रिलेटेड होगा। इफ यू रिमेंबर सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13 क्या बोलो, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। कुछ याद आया क्या? सेक्शन नंबर 13 म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। वैसे ही सेक्शन नंबर 19 किसका है बोलो, एम्प्लॉयड अथॉरिटी का है। तो दोनों सेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको, ठीक है। कि सेक्शन नंबर 13 किसका था बोलो, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। सेक्शन नंबर 19 है एम्प्लॉयड अथॉरिटी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयड अथॉरिटी एंड म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज? म्यूचुअलिटी मतलब कि दोनों एक दूसरे के प्रति कैसे क्या करना है, बिहेव करना है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल। तुमने भी करना है, मैंने भी करना है, जैसे कि मियां बीवी, ओके, हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ ना, उनके म्यूचुअल, इनके म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी का मतलब क्या है? म्यूचुअल मतलब कि एक दूसरे के प्रति, म्यूचुअल यानी कि एक दूसरे के प्रति, यस और नो। मतलब मान लेते हैं कि हस्बैंड वर्किंग है, मान लेते हैं, चलो हस्बैंड वर्किंग है और वाइफ क्या बोलो, हाउस वाइफ है, ओके, मान लेते हैं हाउस वाइफ, ठीक है। अब वर्किंग हस्बैंड है तो क्या वर्किंग हस्बैंड ने वाइफ की सारी इच्छाएं पूरी कर देनी है ना, उसको शॉपिंग लेके जाना है, उसको मूवी लेके जाना है, उसको घुमाने लेके जाना है, यस और नो। अभी बारिश है तो गर्मा गर्म भजिया भी लेके आना है, या फिर भजिया नहीं लेके आना, सॉरी, बारिश है तो बाहर घुमाने के लिए लेके जाना है, आउटिंग पे लेके जाना है, यस और नो। अब हस्बैंड अगर वर्किंग है और वो उसकी उतनी सारी जरूरतें पूरी करके दे रहा है, तो उसके बदले क्या वाइफ ने भी हस्बैंड को अच्छा अच्छा खाना परोसना है, नहीं परोसना है? उसके मन की बातें जो भी उसको खाने की इच्छा है वो पूरी करनी नहीं करनी, ये सुनो। पूरी मतलब पूरी और श्रीखंड नहीं, ठीक है ना, पूरी मतलब कि इच्छाएं सारी कंप्लीट करनी है, नहीं करनी? हाँ जी करनी है। अभी बारिश का मौसम है तो घर आए तो मस्त गर्मा गर्म कॉफी का मग उसके हाथ में देना है, वगैरह वगैरह। ये बात अब उल्टा भी हो सकता है, ये सुनो, वाइफ वर्किंग है और हस्बैंड हाउस हस्बैंड है, हाउस वाइफ मतलब हाउस हस्बैंड है, तो हाउस हस्बैंड ने ये सारी बातें करनी है, नहीं करनी है? जी हाँ करनी है। इसको बोलते हैं म्यूचुअलिटी, कि एक दूसरे के प्रति क्या लायबिलिटी है, एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है, बोलते हैं उसको म्यूचुअलिटी यानी कि कर्तव्य है। अब वही इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या है? इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि एक पार्टनर के पार्टनरशिप फर्म के प्रति, या फिर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को कौन सी अथॉरिटी दी है जो कि लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसके पार्टनरशिप फर्म से इंप्लाइड उसको मिल जाती है, पार्टनरशिप फर्म से इंप्लाइड उसको मिल जाती है, उसको बोलते हैं इंप्लाइड अथॉरिटी। अब म्यूचुअलिटी और इंप्लाइड अथॉरिटी में क्या फर्क है? म्यूचुअलिटी यानी कि एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, इंप्लाइड में अलग अलग हो सकता है, इंप्लाइड अथॉरिटी में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हस्बैंड की इंप्लाइड अथॉरिटी अलग होती है, वाइफ की इंप्लाइड अथॉरिटी अलग होती है। हस्बैंड की इंप्लाइड अथॉरिटी अलग रहती है, वाइफ की इंप्लाइड अथॉरिटी अलग रहती है, लेकिन उनका एक दूसरे के प्रति म्यूचुअलिटी जो होता है वो सेम होना चाहिए। म्यूचुअल जो उनका राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं वो क्या होते हैं बोलो, वो सेम होने चाहिए। मतलब इसने भी ये काम करने हैं, उसने भी वो काम करने, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज सेम हो सकते हैं, लेकिन इंप्लाइड अथॉरिटी अलग अलग हो सकती है। इंप्लाइड अथॉरिटी अलग अलग हो सकती है कि हस्बैंड ये कर सकता है, वाइफ ये नहीं कर सकती, वाइफ ये कर सकती है, हस्बैंड ये नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाइफ को मैंने बोला कि वाइफ अभी किचन में जाना है, अगर हाउस वाइफ है वो, तो किचन में एंट्री करना या फिर किचन में काम धाम करना, ये इंप्लाइड अथॉरिटी है वाइफ की। क्लियर है? अब हस्बैंड जो है वो वर्किंग है, अब वो घर से बाहर निकलना, घर से बाहर निकलना ये इंप्लाइड अथॉरिटी है किसकी बोलो, हस्बैंड की। लेकिन वही घर से बाहर निकलना क्या हाउस वाइफ की अथॉरिटी है? नहीं, हाउस वाइफ जब घर से बाहर निकलेगी तब वो अपने सास ससुर को, अपने माता पिता को पूछ के बाहर जाएगी, ये सुनो, बिकॉज वो उसकी इंप्लॉयड अथॉरिटी नहीं है, वो किसी काम के सिलसिले से ही बाहर निकल सकती है। लेकिन हस्बैंड काम के सिलसिले में ही निकलेगा, लेकिन एवरी टाइम पूछ के नहीं निकलेगा, बिकॉज वो उसकी इंप्लॉयड अथॉरिटी है। वही अगर उल्टा हो गया तो सेम बात है, अगर हस्बैंड हाउस हस्बैंड है और वाइफ अगर वर्किंग है, तो वाइफ
बिना पूछे घर से बाहर निकल सकती है काम के लिए, लेकिन वही हाउस हस्बैंड घर से बाहर नहीं निकल सकता विदाउट आस्किंग टू एनीवन एल्स। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी और म्यूचुअल का मतलब समझे नहीं समझे? म्यूचुअल मतलब दोनों क्या है बोलो, दोनों को एक दूसरे के प्रति क्या म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है, जैसे कि टू वर्क टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, म्यूचुअलिटी है, इसने भी करना है इसने भी करना है, लेकिन अथॉरिटी अलग अलग हो सकती है। क्लियर है? अब वही हम लोग देखने वाले हैं कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी का मतलब क्या है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन, द एक्ट ऑफ द पार्टनर विच इज डन टू कैरी इन द यूजुअल वे द बिजनेस ऑफ अ काइंड कैरिड ऑन बाय फर्म बाइंड्स द फर्म। अब यहां पे देखो एक अलग वर्ड आया है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन। पिछले सेक्शन में देखो क्या लिखा था, यस, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ओ माय गॉड, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सुनो, बहुत ही जबरदस्त है ये, आपको लॉ पढ़ने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए बहुत काम करने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सब्जेक्ट टू प्रोविजंस of act and subject to provision of the section. What is the difference between these two? अब subject to the provision of act का मतलब मैंने समझा दिया आपको। subject to the provision of the act मतलब कि whatever written in the act will prevail, यानी कि other provisions of act will prevail मतलब कि वो काम कर देगी। yes or no? मतलब वो काम करेगी। यहां पे जो लिखा है वो तो है, लेकिन अगर एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है तो वो काम करेगा, मतलब वहां पे वो जो प्रोविजन है वो प्रिवेल करेगी। क्लियर है? समझे? लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन का मतलब क्या है? अब अदर प्रोविजंस ऑफ, अभी एक्ट की जगह पे मैं लिखूंगा सेक्शन, विल प्रिवेल। मतलब अब जो मैं बोल रहा हूं, उसने जो बोला ना अभी सेक्शन की ये ऐसा होगा, ये प्रिवेल करेगा, लेकिन कब तक? जब तक सेक्शन में कुछ और लिखा हुआ नहीं है। सेक्शन में कुछ और लिखा हुआ है तो उस चीज के लिए वो लागू होगा, ये लागू नहीं होगा। समझते हैं? देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन, द एक्ट ऑफ द पार्टनर, अब इसको भूल जाओ, अब यहां से पढ़ेंगे। द एक्ट ऑफ द पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे, कोई भी ऐसा एक्ट पार्टनर का विच इज डन टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे, जो यूजुअल वे में काम कर रहा है। द बिजनेस काइंड ऑफ एवरी कैरिड ऑन बाय द फर्म बाइंड्स द, यानी कि कोई भी ऐसा काम, यहां पे देखो क्या बोला है, कोई भी ऐसा काम, एनी एक्ट ऑफ द फर्म, एनी एक्ट ऑफ द पार्टनर, एनी एक्ट ऑफ द पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे द बिजनेस काइंड। एबीसी 3 पार्टनर है। ए अगर पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे कुछ काम कर रहा है इन यूजुअल वे, जैसे वो काम करना चाहिए था, अगर मान लो वो परचेसिंग की अथॉरिटी लगता है तो उसने परचेस का काम सही ढंग से कर दिया। मान लेते हैं वो सेल्स की अथॉरिटी रखता है, किसकी अथॉरिटी रखता है? सेल्स की अथॉरिटी रखता है। तो सेल्स की अथॉरिटी रखा है तो उसने सेल कैसा किया? फर्म के बेनिफिट में काम किया, तो जैसे करना चाहिए था, यूजुअल वे में करना चाहिए था, तो वैसे उसने काम कर लिया। तो that act, okay, that act, okay, whatever act has been made by the partner is binding on the firm, मतलब वो फर्म के ऊपर बाइंडिंग है। अब ये बाइंडिंग ऑन द फर्म करने की जो अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी की बात करें सेक्शन नंबर 19 में। कुछ समझ आया ना? थोड़ा थोड़ा नहीं आया? क्या बोल रहे हैं देखो ये लोग कि अथॉरिटी, देखो अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी है दैट एनी पार्टनर, सिंपल वे में लिख रहा हूं मैं, एनी पार्टनर बाय हिज एक्ट इन यूजुअल वे ऑफ बिजनेस काइंड ऑफ फर्म, binds the firm towards or by that act or by that activity। कोई भी ऐसा काम जो पार्टनर कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म का
यूजुअल में तो उस एक्ट, वो जो एक्ट है वो पार्टनरशिप फर्म के ऊपर बाइंडिंग है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म ने वो काम करना है। पार्टनरशिप फर्म ने कि एबीसी तीनों भी क्या करना है, तीनों में क्या करना है, उसको परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर एबीसी तीन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, अब सी जो है वो सेलिंग का काम करना है, मतलब उसको सेलिंग का काम दिया है पार्टनरशिप फर्म ने, तो सी ने क्या किया, थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया फॉर सेल, और वो यूजुअल वे में था। यूजुअल मतलब कि जो जैसे करना चाहिए था वैसे ही काम किया। अब बताएंगे क्या एबीसी फर्म ने क्या उस थर्ड पार्टी को वो राइस बेच देना है? यस, जरूर बेचना है। मतलब क्या है कि भले ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है किसी एक पार्टनर ने, बट ही हैज अथॉरिटी, यानी कि ये सी की अथॉरिटी है दैट वो अपने काम से एबीसी फर्म को बाइंड कर सकता है टू थर्ड पार्टी, अगर एजेंसी के पॉइंट को एक्सटेंड करके बोला है। लेकिन ये इंप्लाइड अथॉरिटी है, क्या ऐसा इंप्लाइडली किधर लिखा हुआ है, क्या ऐसा एक्सप्रेसली किधर लिखा हुआ है कि ऐसा काम करेगा तो ऐसा होगा फिर पार्टनरशिप फॉर्म बाइंडिंग रहेगी? नहीं, ये इंप्लाइड है, किसी ने किसी को नहीं बोला। जैसे हस्बैंड घर से बाहर निकलेगा फॉर वर्किंग, उसको किसी ने बोला नहीं कि जा भाई अब तू अपनी ऑफिस के लिए जा, नहीं, वो खुद उठेगा, तैयार होगा, निकल जाएगा। वैसे ही ये इंप्लाइड अथॉरिटी, इंप्लाइड मतलब किधर लिखी नहीं है, लेकिन ये इंप्लाइडली आ चुकी है, बाय द कंडक्ट आ चुकी है। क्या अथॉरिटी आ चुकी है कि भले वो अगर पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे काम करे, कुछ एक्टिविटी करे यूजुअल में, तो उस एक्ट से वो पार्टनरशिप फर्म को क्या कर सकता है, बोलो, लायबल कर सकता है। कुछ समझे? क्लियर है? पक्का? द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर टू बाइंड द फर्म कन्फर्ड बाय द सेक्शन इज कॉल्ड एज द इंप्लाइड अथॉरिटी, जो अभी मैंने डिस्कस किया। मतलब जिस अथॉरिटी से पार्टनर अपने एक्ट की वजह से पार्टनरशिप फर्म को बाइंड करके कर रहा है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, इंप्लाइड अथॉरिटी। मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक क्लियर है क्या, मुझको बताओ? यहां तक क्लियर है क्या, मुझको बताओ? ओके, क्लियर है? चलो अब यहां पे आते हैं आगे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन, मतलब मैंने बोला था आपको कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट का मतलब होता है कि एक्ट में जो लिखा है ना वो प्रिवेल होगा, जो अभी सेक्शन में लिखा है वो प्रिवेल नहीं होगा। एक्ट में अगर कुछ और नहीं लिखा है तो ये सेक्शन प्रिवेल होगा। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन का मतलब क्या है, इसी सेक्शन में, इसी यानी कि सेक्शन नंबर 19 में अगर आगे कुछ लिखा हुआ है तो वो प्रिवेल करेगा, उस रिलेटेड ये जो बात अभी मैंने लिखी है ना वो प्रिवेल नहीं करेगी। मतलब सेक्शन नंबर 19 में क्या लिखा है कि एक पार्टनर जो होता है वो अपने एक्ट से पार्टनरशिप फर्म को बाइंड कर सकता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन, यानी कि इसी सेक्शन में आगे कुछ लिखा हुआ है तो उन एक्ट्स के लिए पार्टनर फर्म को लायबल नहीं कर सकता, वो पार्टनर्स के एक्ट पार्टनरशिप फर्म के ऊपर बाइंडिंग नहीं रहते हैं। क्लियर है? अब ये कौन सा एक्ट है जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म को बाइंड नहीं कर सकते? तो यहां पे देखो ABCDEFGH, ये जो पॉइंट है इसके लिए, इन किसके लिए, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के एक्ट की वजह से लायबल नहीं है। मोटा मोटी बात कर ले सिंपल वर्ड्स में, तो पार्टनर्स ने अगर ये ABCDEFGH एक्ट कर लिए तो वो पार्टनरशिप फर्म के ऊपर लायबल नहीं है, सब्जेक्ट टू द इंप्लाइड अथॉरिटी, यानी कि ये काम करने के लिए अगर उसको अथॉरिटी नहीं दी है तो वो इंप्लाइड अथॉरिटी है, ऐसा नहीं माना जाएगा। मतलब पार्टनर अगर किसी पार्टनरशिप, अगर कोई पर्सन पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है तो वो तब तक ये काम नहीं कर सकता जब तक उसको एक्सप्रेसली नहीं बोला है ये काम करने की उसको इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं दी। तो समझे कुछ कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन का मतलब ये होता है कि इस सेक्शन में अगर कुछ लिखा हुआ है, इस सेक्शन में अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो प्रिवेल करेगा, मतलब कि ये बातें प्रिवेल करेगी कब तक, जब तक इंप्लॉयड अथॉरिटी नहीं है। क्लियर है? अदरवाइज एनी एक्ट ऑफ द फर्म इज बाइंडिंग ऑन द फर्म सब्जेक्ट टू दिस वन। क्लियर? इसी सेक्शन में लिखा है ना ये, यस, तो इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन, ना कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। क्लियर? पक्का? एक काम करेंगे, इसको भी पढ़ लो, ये जो मैंने टिक मार्क करके ABCDEFGH इसको पढ़ लो।